हाथ से और सिर्फ मूड़ी से नो नो बोलेंगे। नो का मतलब नो याद कर सकते हैं कि इससे हम लोग नो बोलते हैं। तो एक हाथ होगा तो 9, ये हाथ होगा तो 9, और हेड एंड नेक होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं 9%। किसी भी केमिकल की वजह से, जैसे घरों में बहुत सारा आता है साफ करने के लिए, तेजाब एक आता है, उससे भी बर्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक टाइप का केमिकल है जिसके वजह से बर्न होगा, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बर्न। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्लिस्टर का फॉर्मेशन बर्न के किस टाइप में होते हैं, किस स्टेज में होते हैं, तो बोलेंगे सेकेंड डिग्री बर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न, इसमें होता है। कि कौन सा जो बर्न का डिग्री है जो कि बिल्कुल पेनलेस होता है, थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न। करने का सिंपल ट्रिक है यहाँ पर कि होमो का मतलब घर, होम घर वाले दे रहे हैं उसको स्किन कि लो मेरा स्किन अपने शरीर में यूज कर लो, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोग्राफ्ट। या फिर कोई बोलेगा कि एलो मेरा स्किन यूज कर लो, तो एलो से याद रखेंगे कि एलोग्राफ्ट जो होता है घर वाले या फिर कोई भी दे रहा है, वुमेन दे रहा है, उसको बोलते हैं एलोग्राफ्ट। या फिर हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है बर्न। इस वीडियो में हम लोग न सिर्फ बर्न के डिफिनेशन जानेंगे, बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक वीडियो हम बनाए थे साल भर पहले लगभग बर्न पे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बर्न और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग जानेंगे बर्न के डिफिनेशन कि बर्न क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन जानेंगे। दो टाइप्स पर क्लासिफिकेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ और ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, इसमें भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग एक देखने को मिलता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, उसको जानेंगे। स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं स्किन ग्राफ्टिंग, डिफरेंट टाइप्स के जो स्किन ग्राफ्टिंग होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे रूल ऑफ 9 क्या होता है। रूल ऑफ 9 के बाद हम लोग जानेंगे कि एक और रूल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउडर्स रूल्स, लुंड्स एंड ब्राउडर्स रूल्स। उस रूल्स को हम लोग जानेंगे कि कैसे देते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी जब हम लोग पढ़ते हैं बर्न वाले में, तब वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं एक फार्मूला बोल सकते हैं, एक रूल बोल सकते हैं, जो कि है पार्कलैंड फार्मूला। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, किस तरह से कोई भी बर्न वाला पेशेंट आया है हॉस्पिटल में तो उसको हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। कैलकुलेशन करने का सही वे क्या है, किस तरीके से करते हैं कैलकुलेशन, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। साथ ही जहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखें ट्रिपल आर। ये जो ट्रिपल आर है हम लोग बर्न वाले पेशेंट के मैनेजमेंट में यूज़ में लेते हैं। तो ट्रिपल आर को भी आप लोग को बताएंगे कि फर्स्ट आर का मतलब होता है रिसक्सिटेटिव फेज, सेकेंड आर होता है रिमोबिलाइजेशन फेज, और थर्ड आर होता है रिहेबिलिटेटिव फेज। अब ये सभी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में। पहले हम अभी के शुरू के स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में आप लोग को एक बार एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड पर लिखकर फिर बताएंगे, और लास्ट में शॉर्टली हम लोग रिवीजन कर लेंगे। 3 स्लॉट हम लोग का चलेगा फर्स्ट बोलकर, ताकि आप लोग को हम कोशिश करेंगे कि बर्न से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, एक भी पॉइंट्स को हम ना छोड़े बता दे, इसलिए आप लोग को पहले हम बोल के समझाएंगे। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि बर्न होता क्या है। मान लो कि इसका डिफिनेशन तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि इंजरी होगा बर्न का, कि ये क्या है, इंजरी है स्किन पर जो कि होगा, एक्सपोजर्स होगा, कई सारी चीज़ों की एक्सपोजर्स होगा। जैसे एग्जांपल बात करें तो थर्मल बर्न मतलब कि गर्म के वजह से, कोई भी गर्म वाटर पानी हो गया, सबस्टांस हो गया, खाना पीना होगा, किसी भी गर्मी की वजह से होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल बर्न। सेकेंड होता है इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से होता है। जैसे अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, एग्जांपल के लिए आप लोग को बता रहे हैं कि ये जो वीडियो पर आप लोग यहाँ पर लाइट भी देख रहे हैं, लाइट को हम जो है प्लग में डायरेक्ट वायर से खोसे हैं। यदि मेरे से कोई भी गलती होता और वायर की जगह ऐसे खोसने की वजह से मेरा ये उंगली सीधा चला जाएगा प्लग में, जिसके वजह से लाइन मारेगा और हमको बर्न होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक बर्न और थर्मल बर्न याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न में इंक्लूड होता है। स्केल्डिंग हो जाता है। स्केल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी गर्म पदार्थ का, गर्म सबस्टेंस का शरीर पर गिरना, इसको बोलते हैं स्केल्डिंग। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न में आता है। थर्ड होता है रेडिएशन बर्न,
ये रेडिएशन बर्न बहुत ज़्यादा हो सकता है, सन एक्सपोजर से भी हो सकता है, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो एक्सरे सब में काम करे, या फिर ज़्यादा फार्मर्स है खेतों में काम करे, उनमें देखने को मिलता है रेडिएशन बर्न। और लास्ट जो बर्न हो गया हम लोग का केमिकल बर्न, किसी भी केमिकल की वजह से, जैसे घरों में बहुत सारा आता है साफ करने के लिए तेजाब एक आता है, उससे भी बर्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक टाइप का केमिकल है जिसके वजह से बर्न होगा, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बर्न। बर्न के कॉजेज ये हो गए कि इसके एक्सपोजर के वजह से होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बर्न। इसको आप लोग याद रखिएगा, केमिकल बर्न भी होता है, लेकिन यहाँ से पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बर्न का, तो थर्मल बर्न होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, तो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट टर्म हम लोग TBSA बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ का मतलब कि कितना गहरा बर्न हुआ है, कितना बॉडी का जो अंग है गहरा, मतलब जो स्किन है, स्किन का अलग अलग लेयर होते हैं, कौन कौन से लेयर इंक्लूड है उस बर्न वाले में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, 4 डिग्री में बर्न क्लासीफाई है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ पे बात कर रहे हैं तो फर्स्ट डिग्री को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल का मतलब कि सुपरफिशियल मतलब ऊपर, वैसा बर्न का टाइप, आप लोग को सभी चीज़ हम लिखवा भी देंगे, वो पहले समझ लीजिए, वैसा बर्न का टाइप जो कि जिस बर्न में सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस लेयर स्किन के इंक्लूड है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न। फर्स्ट थिंग। सेकेंड याद रखने की ये पेनफुल बर्न होता है, इसमें कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं है, ये विद इन 1 वीक ठीक हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न। एग्जाम्पल में याद कर सकते हैं कि सन बर्न, सन बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर, गर्मी के दिन में सन एक्सपोजर की वजह से भी बर्न होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल बर्न, ऊपर ऊपर होगा जिसको बोलते हैं। सेकेंड बर्न होता है पार्शियल थिकनेस बर्न, जिसको हम लोग सेकेंड डिग्री बर्न बोलते हैं। पार्शियल थिकनेस बर्न जो है, इसमें याद रखिए कि ये वेरी पेनफुल लगा। फर्स्ट जो बर्न था जिसको बोले थे सुपरफिशियल बर्न, वो पेनफुल था, लेकिन ठीक ठाक था पेनफुल, लेकिन इसमें आएगा कि वेरी पेनफुल बर्न था। इसी बर्न के टाइप्स में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्लिस्टर का फॉर्मेशन बर्न के किस टाइप में होते हैं, किस स्टेज में होते हैं, तो बोलेंगे सेकेंड डिग्री बर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न, इसमें होता है। थर्ड होता है थर्ड डिग्री बर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। थर्ड डिग्री को क्या बोलते हैं? फुल थिकनेस बर्न। इसमें स्किन का जो है स्चर बन जाते हैं, स्चर मतलब बोले तो ब्लैक नेक्रेटाइजिंग टिश्यू हो जाते हैं, वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाते हैं, उसको स्चर बोलते हैं। थर्ड डिग्री बर्न पेनलेस होता है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि कौन सा जो बर्न का डिग्री है जो कि बिल्कुल पेनलेस होता है, थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न होता है जिसमें कि गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर एक और पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि आप लोग को हम बताएंगे गैंग्रीन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सभी चीज़ें को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि बर्न में हम लोग ये सभी चीज़ें जानेंगे। रूल्स ऑफ 9 जानेंगे, पार्कनेन फार्मूला जानेंगे, किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, ये सभी चीज़ों को जानेंगे। डिटेल वीडियो होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहले हम लोग लिख देंगे कि बर्न का डिफिनेशन क्या होगा, तो इसको लिखेंगे कि इट इज़ इंजुरी टू द स्किन। डिफिनेशन लिख लीजिएगा, डिफिनेशन देकर के जहाँ पर कि इट इज़ an injury to the skin, injury to the skin that occurs due to exposure of, that occurs due to exposure of, due to exposure of। अब जहाँ पर आप लोग को हम बताए 4 चीज़ के एक्सपोजर की वजह से बर्न हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पर हम आप लोग को बताए थर्मल, जो कि मोस्ट कॉमन के रूप में भी हम लोग जानते हैं कि थर्मल बर्न जो है, ये इसको याद रखिएगा कि ये मोस्ट कॉमन होता है। घरेलू सबस्टेंस की हो सकता है, पानी हो गया, फिर कोई भी खाने पीने वाला सामान हो गया, किसी भी वजह से ये बर्न होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल बर्न, गर्म की वजह से। मोस्ट कॉमन इसका कॉज लिख लीजिएगा स्काल्डिंग,
स्काल्डिंग। स्काल्डिंग का मतलब होता है कि गर्म चीज़ शरीर पर गिर जाना, उसके वजह से होगा, इसको बोलते हैं स्काल्डिंग बर्न। सेकंड लिख लीजिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बर्न, केमिकल और लास्ट रेडिएशन। ये सभी चीज़ें की वजह से हो सकता है, इसके एक्सपोजर की वजह से जो बर्न होगा उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बर्न, रेडिएशन बर्न, थर्मल बर्न और इलेक्ट्रिकल बर्न। उसके बाद क्लासिफिकेशंस को हम लोग जानेंगे बर्न के, जिसको आप लोग को पता है 2 टाइप्स में क्लासीफाई है, डेप्थ के अकॉर्डिंग और टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। लिख लीजिएगा इसके क्लासिफिकेशंस को। क्लासिफिकेशन 2 पर डिपेंड है। फर्स्ट है क्या चीज़, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, और सेकेंड जो है वो है TBS से, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब जो डेप्थ पर है ये भी आगे डिवाइड है, डेप्थ पर जो है आगे डिवाइड है। लिख लीजिएगा फर्स्ट डिग्री जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो है इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न। सेकेंड डिग्री को हम लोग बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न। और थर्ड डिग्री को बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। फोर्थ डिग्री को बोलते हैं डीप फुल थिकनेस बर्न। पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से डिग्री वाले बर्न को क्या क्या नाम है, हम लोग किस तरीके से इसको याद करेंगे। तो याद रखिएगा फर्स्ट डिग्री जो बर्न होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न, सेकंड डिग्री को बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न, थर्ड डिग्री को बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न और फोर्थ डिग्री को बोलते हैं डीप फुल थिकनेस बर्न। जहाँ पर एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा डिटेल में, कि जो सेकेंड डिग्री बर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न, ये आगे फर्दर भी 2 इसके क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप्स आते हैं। एक आते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और एक आता है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। इसको भी लिख लीजिएगा, SPT भी बोलते हैं और DPT भी बोलते हैं। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और नेक्स्ट है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे कि जो ये है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, एक्चुअली इस बर्न के क्लासिफिकेशन में, इस बर्न के टाइप में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये चीज़ें जानेंगे हम लोग। अब इसमें भी डिटेल में जानेंगे कि अब नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा सुपरफिशियल बर्न, और वहाँ से आप लोग लिखिएगा नंबर 1 जहाँ पर दे दीजिएगा सुपरफिशियल बर्न को, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। सुपरफिशियल जिसको क्या बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डिग्री। इसमें लिखिएगा कि इसमें जो होता है ओनली एपिडर्मिस इंक्लूड होता है। एपिडर्मिस क्या होता है, स्किन का लेयर है जो कि आउटर मोस्ट है, सबसे ऊपर वाला लेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, ये इंक्लूड होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या याद रखना हम लोग को, कि ये पेनफुल बर्न होता है। क्या होता है, पेनफुल बर्न होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रेड इरेथमेटस का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रेड इरेथमेटस स्किन हो जाता है, रेड इरेथमेटस स्किन हो जाता है। ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो सुपरफिशियल जिसको हम लोग फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं, ये होता है। यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट के आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट डिग्री बर्न में मेन बात क्या है कि नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या फिर ट्रीटमेंट, नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। एग्जाम्पल याद रखेंगे, सन एक्सपोजर,
सनबर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में बस यहाँ से आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि इस जो फर्स्ट डिग्री बर्न है जहाँ पर एपिडर्मिस लेयर का इंक्लूड होता है, सिर्फ एपिडर्मिस होता है, आउटर मोस्ट जो स्किन का लेयर है वो इंक्लूड होता है फर्स्ट डिग्री बर्न में। जहाँ पर रेड इरादमेटस स्किन हो जाता है, मतलब लालिमा सिर्फ आ जाता है स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर। उसके बाद जहाँ पर थोड़ा सा पेन होगा, पेनफुल बर्न है, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन के, कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ये होता किस वजह से है, तो एग्जांपल याद रखेंगे, सन बर्न की वजह से हो सकता है फर्स्ट डिग्री बर्न। ये ठीक हो जाएगा विद इन अ वीक। ये भी लिख लीजिएगा कि अपने आप कितने दिन में ठीक होगा, इसका ठीक होने का टाइम पीरियड क्या है, तो विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर ठीक हो जाएगा। विद इन अ वीक के अंदर अपने आप ये रिजॉल्व हो जाएगा फर्स्ट डिग्री बर्न। जो बर्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड डिग्री बर्न, इसको यहाँ पर लिखिएगा आप लोग दे करके, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न। पार्शियल थिकनेस बर्न, थिकनेस बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न। यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये जो टाइप्स है बर्न का, इसमें एपिडर्मिस के लेयर के साथ साथ डर्मिस लेयर जो स्किन का है जो वो भी इंक्लूड हो जाता है। लिख लीजिएगा कि इसमें एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों स्किन के लेयर जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। उसके साथ इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ये वेरी पेनफुल होता है, वेरी पेनफुल। ये जो बर्न है, बर्न का टाइप है, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये बर्न भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड है, जो कि यहाँ पर हम आप लोग को लिखे तो इसी में लिख देंगे कि ये जो फर्स्ट है इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। ब्लिस्टर जिसको फफोले बोलते हैं, फोड़ा बन जाना। तो बर्न के किस डिग्री में फोड़ा बनता है, तो सेकेंड डिग्री वाले में। सेकेंड डिग्री में भी किस में होता है, तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में क्या होता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। और इसमें जो स्किन इंक्लूड होता है ये होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ज़्यादा होता है डर्मिस के, मतलब डर्मिस थोड़ा सा इंक्लूड होता है, एपिडर्मिस ज़्यादा इंक्लूड होता है। और जो डीप है, डीप वाले में एपिडर्मिस और डर्मिस पूरा हो जाते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस पूरा इंक्लूड होता है, पूरा। थोड़ा सा अंग तो आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल, ऊपर हो गया तो। और डीप मतलब पता चल रहा है कि दोनों पूरा इंक्लूड हो जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ये हम लोग दो पढ़ लिए बर्न के टाइप, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। बस ये जो डीप पार्शियल थिकनेस है, इसमें एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि सिक्रेशन प्रेजेंट होगा बर्न के साइड से। यहाँ पर एक चीज़ क्या याद रखेंगे कि सिक्रेशन प्रेजेंट होगा, सिक्रेशन प्रेजेंट ऑन बर्न साइट। बर्न साइट के जगह पर क्या होगा, जहाँ पर बर्न हुआ है जिस साइड पर, जिस जगह पर, वहाँ से सिक्रेशन निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। अब हम लोग जानेंगे थर्ड डिग्री जिसको बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। ये जो है एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है कि किस बर्न के किस डिग्री में, किस स्थिति में, किस कंडीशन में स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि पेशेंट का पूरा बर्न की वजह से स्किन उसका खराब हो चुका है, अब नीड है उसको कि दूसरा कोई के स्किन लगाने का। हो सकता है कि या तो उसी पेशेंट का ले जहाँ पर उसका स्किन बढ़िया है, प्रॉपर है, या फिर किसी और से डोनर से लेंगे। डोनर कोई भी हो सकता है, उसके घर वाले हो सकते हैं, उसका रिलेशन हो सकता है, उसका कोई ट्विंस यदि है, वो ट्विंस ब्रदर है तो वो उसका जुड़वा दे सकता है, या फिर कोई भी नहीं है तो अनदर स्पेसीज से ले लेंगे, मतलब कि दूसरे जानवर से भी लेकर के इस जानवर की स्किन लेकर उस पेशेंट में लगाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग किस बर्न के डिग्री में करते हैं, किस बर्न के कंडीशन में करते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा कि थर्ड डिग्री वाले में करते हैं। किस में करते हैं, तो थर्ड डिग्री में। क्वेश्चन तो पहले यहाँ से ही बनेगा कि स्किन ग्राफ्टिंग किस में देखने को मिलता है, तो थर्ड डिग्री वाले में। एक और चीज़ देखने को मिलता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम,
कि ब्लड वेसल्स और नर्व क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है, जिसके वजह से 6P साइन देखने को मिलता है पेशेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। वो भी देखने को मिलता है 3rd डिग्री बर्न में। तो ये हम लोग जानेंगे अब 3rd डिग्री बर्न वाले में। यहाँ पर लिख लीजिएगा 3rd डिग्री बर्न दे करके। इसमें क्या होगा, ये पहले लिखेंगे कि पेनलेस बर्न होता है, पेनलेस। इस जो बर्न का टाइप से 3rd डिग्री, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पर जो नर्व है वो भी डैमेज हो गया है, इसके वजह से पेनलेस बर्न ये है, बर्न के टाइप में पेनलेस है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर ब्लैक स्चार प्रेजेंट रहता है, ब्लैक स्चार, ब्लैक स्चार प्रेजेंट रहता है। ब्लैक स्चार का मतलब कि वहाँ के जो टिश्यू है नेक्रोटाइज हो गया है वहाँ पर, क्योंकि वो पूरा ब्लड वेसल्स भी जल गया है, नर्व भी जल गया है, तो ऑक्सीजन, ब्लड नहीं जा पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर टिश्यू जो है नेक्रोटाइज हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्चार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। लिख लीजिएगा क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम लिख लीजिएगा क्या होता है। तो इसमें इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं 6P साइन को बोर्ड पर लिखेंगे। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये होता है कि ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और नर्व, जो भी पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब ये जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है इसमें 6P साइन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 6P साइन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा 6P साइन। और ये हो सकता है कि एग्जाम में आगे पूछा जाए कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में कौन से इंक्लूड नहीं है, सभी तो इंक्लूड है, एक को छोड़कर। 6P यहाँ पर लिख लीजिएगा। फर्स्ट P क्या होगा, पेन, पेन होगा, पैरास्थेसिया होगा, पैरास्थेसिया और पैरालाइसिस, पैरालाइसिस। ये जो 3 साइन है ये है नर्व डैमेज होने की वजह से। 2 साइन और होते हैं जो कि होता है आर्टेरियल डैमेज की वजह से, और 1 साइन होता है वेनस डैमेज की वजह से। ये 3 साइन क्या यूँ है, नर्व के डैमेज होने से। नर्व डैमेज होगा तो ये साइन देखने को मिलेगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। और एक P होता है पेलर, पेलर, और होता है पल्सलेस, पल्सलेस। ये 2 है आर्टरी के डैमेज होने से। आर्टरी डैमेज होगा तो पेलर और पल्सलेस देखने को मिलेगा। यदि आप लोग को यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा वीडियो में तो लिख लीजिएगा, लिखे हैं पेन, पैरास्थेसिया और पैरालाइसिस, जो कि नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है। और नीचे उसके लिखे पेलर और पल्सलेस, जो कि आर्टरी के डैमेज होने की वजह से देखने को मिलता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। और लास्ट P होता है जिसका मतलब होता है पल्सलेस, पेलर, प्रेशर, प्रेशर जो कि वेन के वजह से होता है। वेन प्रेशर वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि वेन के डैमेज होने की वजह से होता है। ये 6P साइन है जो कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। 3rd डिग्री में, अभी हम लोग 3rd डिग्री ही पढ़ रहे हैं। 3rd डिग्री में एक और चीज़ आप लोग को बताएं, स्किन ग्राफ्टिंग। तो पहले हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन की क्या होता है स्किन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है यहाँ पर लिखिएगा डिफिनेशन ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग लिख लीजिएगा कि ये क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो लिखेंगे हम लोग का कि इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ स्किन in which grafting to the patient by take a graft from donor, take a graft from donor or grafted to the
रेसिपिएंट सिंपल सा इसका डिफिनेशन हम यही लिखें ग्राफ्ट का कि ग्राफ्ट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के अंदर स्किन का ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग का मतलब मरम्मत होता है। अब ये कैसे होगा, तो किसी आदमी से लेंगे उसका स्किन, वो आदमी कोई भी हो सकता है आप लोग को बताएं, और पेशेंट को वहाँ पर चपका देंगे, लगा देंगे, क्योंकि वहाँ का उसका बर्न की वजह से स्किन खराब हो गया है, तो उसको हटा करके हटाने के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग डिकम्पार्टमेंट बोलते हैं, हटा देना, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटॉमी। एक और ये इसको याद रखिएगा, स्टीरियोटॉमी हम लोग बोलते हैं वहाँ के जो भी नेक्रोटाइजिंग टिश्यू है उसको हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्टीरियोटॉमी। आप लोग को बताएंगे जहाँ पर 4th डिग्री वाले में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटॉमी। स्किन को हटा देंगे, तो हटा करके अब उसके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्ट करेंगे। तो ग्राफ्ट में यहाँ पर 4 टाइप्स के ग्राफ्ट होते हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ग्राफ्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए, हम उसको बोल भी देंगे। फर्स्ट होता है ऑटोग्राफ्ट। क्या होता है, ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट। सेकेंड होता है ऑटोग्राफ्ट के बाद आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट। थर्ड होता है एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट को हम लोग बोलते हैं होमोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट। और फोर्थ होता है हेटेरोग्राफ्ट, जिसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। सिंपल है, जो बोलेंगे आप लोग लिख लीजिएगा, टाइप्स को यहाँ पर लिख लीजिएगा। टाइप्स में लिखें ऑटोग्राफ्ट फर्स्ट है। ऑटोग्राफ्ट मतलब सेल्फ, यदि इंडिविजुअल सेल्फ मान लो कि उसका दोनों हाथ जला हुआ है और चेस्ट जला हुआ है और उसको ग्राफ्टिंग की नीड है, तो डॉक्टर जो सर्जन है उसके ग्राफ्ट लेगा। मोस्टली जो ग्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है पेशेंट के लेंगे तो थाई रीजन से स्किन को लिया जाता है, तो इसको सेल्फ अपने आप से दे रहा है अपने शरीर के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद लिखिए आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब वो ये होता है कि यदि वो जो है उसका कोई और है, ट्विंस बेबी है, आइडेंटिकल ट्विंस ले ग्राफ्ट लेते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब मोनोजाइगोटिक वो होना चाहिए तब, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। थर्ड है एलोग्राफ्ट या फिर होमोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट का मतलब ये है कि उसके किसी भी सेम स्पेसीज होना चाहिए। सेम स्पेसीज मतलब ह्यूमन बींग होना चाहिए। अब उसका रिलेशन वाले हो जाए, रिश्तेदार हो जाए, घर वाले हो जाए, कोई भी दे, उस सेम स्पेसीज से लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोग्राफ्ट या फिर होमोग्राफ्ट। याद करने का सिंपल ट्रिक है यहाँ पर कि होमो का मतलब घर, होम, घर वाले दे रहे हैं उसको स्किन कि लो मेरा स्किन अपने शरीर में यूज़ कर लो, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोग्राफ्ट। या फिर कोई बोलेगा कि एलो मेरा स्किन यूज़ कर लो, तो एलो से याद रखेंगे कि एलोग्राफ्ट जो होता है घर वाले या फिर कोई भी दे रहा है, ह्यूमन दे रहा है, उसको बोलते हैं एलोग्राफ्ट या फिर होमोग्राफ्ट। और जीनो जो होता है वो जानवर को रिलेट कर सकते हैं हम लोग कि जीनो से जानवर होता है, तो जीनोग्राफ्ट जो है वो जानवर से लेते हैं। अदर स्पेसीज से लेकर के जो ग्राफ्टिंग करते हैं, स्किन लगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, एलोग्राफ्ट क्या होता है, आइसोग्राफ्ट क्या होता है और जीनोग्राफ्ट क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग पढ़ लिए 3rd डिग्री बर्न के टाइप्स में, क्लासिफिकेशंस में। अब हम लोग जानेंगे 4th डिग्री बर्न। 4th डिग्री थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डीप फुल थिकनेस है, और यहाँ पर जो है बर्न के टाइप में सभी तरह के स्किन के लेयर के साथ मसल और टिश्यू और बोन इंक्लूड हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 4th डिग्री बर्न। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। 4th डिग्री बर्न के क्लासिफिकेशंस को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि 4th डिग्री वाले बर्न को लिखेंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा 4th डिग्री के बर्न में, 4th डिग्री जो है उसमें कि इसको हम लोग बोलते हैं डीप फुल थिकनेस बर्न। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, डर्मिस प्लस सबकुटेनियस टिश्यू, प्लस मसल और प्लस बोन,
सभी चीज़ों का इंक्लूडमेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 4th डिग्री बर्न। और जहाँ पर इसके वजह से क्या होगा कि टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्रोटिक टिश्यू हो जाएगा और नेक्रोसिस होने की वजह से गैंग्रीन का फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? गैंग्रीन का फॉर्मेशन होगा। गैंग्रीन का मतलब होगा कि सिंपल वे में बताएं तो वहाँ का जो जगह है सड़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग्रीन। अब ये गैंग्रीन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ड्राई गैंग्रीन, सेकंड होता है वेट गैंग्रीन और थर्ड होता है गैस गैंग्रीन। और एग्ज़ाम में तो यदि आप लोग किसी भी तरह का टेस्ट वोस्ट देते होंगे, क्यूज खोलते होंगे या फिर कहीं पर नाम भी सुने होंगे कि वेट गैंग्रीन किसे कहते हैं, ड्राई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। सिंपल से याद रखिएगा कि नेक्रोसिस की वजह से, ड्यू टू नेक्रोसिस होगा तो बोलेंगे ड्राई गैंग्रीन। किसकी वजह से होगा? तो नेक्रोसिस की वजह से होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन बैक्टीरिया की वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से होगा तो वेट गैंग्रीन। और गैस गैंग्रीन भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन स्पेसिफिक बैक्टीरिया एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोस्ट्रीडियम परफेंजी, उसके वजह से होगा तो बोलते हैं गैस गैंग्रीन। लिख लीजिएगा क्लोस्ट्रीडियम परफेंजी जिसके वजह से होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग गैस गैंग्रीन। ये हम लोग का बर्न का अभी तक यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं सिर्फ एक क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। अब हम लोग जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसमें जानेंगे रूल्स ऑफ 9 क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। पार्कलैंड फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको जानेंगे। लुनसन ब्राउंडर्स जो है उसका रूल्स को जानेंगे। ब्रुक्स रूल क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। इस फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है बर्न वाले पेशेंट में, ये जानेंगे। ट्रिपल आर में जो आप लोग को फेजेस बताएं, हर एक फेजेस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जानेंगे। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्स्ट एड क्या है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। किस विटामिन का डिफिशियंसी होता है बर्न वाले पेशेंट में, ये सभी चीज़ों को जानेंगे। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे बर्न का सेकेंड टाइप, जिसको हम लोग बोले कि ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट टर्म में TBSA बोलते हैं। ये टाइप्स को लिखिएगा आप लोग कि TBSA के बेसिस पर क्या है। TBSA फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। टोटल बॉडी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये बर्न का सेकंड क्लासिफिकेशंस के अंदर आता है, सेकंड टाइप्स के अंदर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। याद रखिएगा इसमें 2 फार्मूला यूज में लिए जाते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, इस बर्न के क्लासिफिकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट हम लोग जिसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जिसको बोलते हैं लुन्स एंड ब्राउडर। और सेकंड है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 हम लोग जानेंगे रूल ऑफ 9 क्या होता है, चिल्ड्रन में और एडल्ट में क्या डिफरेंट है, क्योंकि चिल्ड्रन में थोड़ा सा एडल्ट वाले से डिफरेंट होता है, हट के होता है रूल ऑफ 9, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा होता है। तो उसको भी हम लोग जान लेंगे कि क्या डिफरेंट है, और रूल ऑफ 9 को हम लोग किस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से इसको कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। रूल ऑफ 9 सिंपल वे में आप लोग को समझाना चाहें तो यहाँ पर लिख कर समझा देते हैं हम आप लोग को। ये एडल्ट का हेड है, ये हैंड, ये लेग। अब हैंड होता है 9%, 99% बोथ हैंड। हेड होता है 9%, इंटीरियर टर्सो 18%, पोस्टीरियर टर्सो 18%, एक लेग होता है 18%, सेकेंड लेग 18% और 1% बचा हुआ में यहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन हो जाता है। यह है किसके लिए, तो यह है एडल्ट के लिए। रूल ऑफ 9 सिंपल है भैया, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया है जिसका कंप्लेन है, हम लोग कंप्लेन तो नहीं, हम लोग ऑब्जर्व किए जिसका 1 हैंड जरा हुआ है। ध्यान से समझना, 1 हैंड जरा है मतलब 9% जरा है। एब्डोमेन सिर्फ जरा हुआ है,
पूरा आगे का शरीर नहीं जरा हुआ है, चेस्ट नहीं जरा है, एब्डोमेन सिर्फ जरा हुआ है। तो एंटीरियर टॉर्सो मतलब पूरा आगे के चेस्ट से लेकर यह पूरा अम्बिलिकस रीजन सारा एब्डोमेन है 18%। चेस्ट सिर्फ 9% होता है, एब्डोमेन 9% होता है। तो एब्डोमेन जो है तो सिर्फ कितना होगा, 9% होगा। रूल ऑफ 9 सिंपल है, सिंपल सा फंड है। इसको आप लोग याद इस वे में भी कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी पर्सन को, मान लो कि तुम्हारा दोस्त नहीं कुछ है, तुमसे पैसा मांग रहे तो तुम उसको क्या बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं है को क्या बोलते हैं, नो नो। मतलब या तो मुड़ी से बोलेंगे नो नो, या फिर दोनों हाथ से बोलेंगे नो नो। पैर से तो ऐसे से नहीं नो नो बोलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग हाथ से और सिर्फ मुड़ी से नो नो बोलेंगे। नो का मतलब नो याद कर सकते हैं कि इससे हम लोग नो बोलते हैं। तो एक हाथ होगा तो 9, ये हाथ होगा तो 9, और हेड एंड नेक होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं 9%। एंटीरियर टॉर्सो का मतलब आगे वाला पूरा धड़, जिसको हिस्सा बोलेंगे। आगे वाला में चेस्ट, एब्डोमेन, ब्रेस्ट, ये सब सभी चीज़ें इंक्लूड होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं 18%। सेम चीज़ है कि मेरा बैक, जो ये पीछे का सारा चीज़ होगा इंक्लूड, ये यदि पूरा इंक्लूड होगा तो इसको बोलेंगे 18%। ये को थाई हो, पूरा लेग होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं 18%। और दाहिने साइड का लेग होगा तो 18%। और 1% देते हैं जेनिटल ऑर्गन को। ये 100% हो जाते हैं एडल्ट के लिए। रूल ऑफ 9 ये किसके लिए है, एडल्ट के लिए है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है चिल्ड्रन में, कि चिल्ड्रन वाला इसमें से 4% काट देते हैं और जेनिटल ऑर्गन वाला 1% नहीं देते हैं। 4, 8 और 1, ये जो 9% दे देते हैं उसके हेड को, जिसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में सेम चीज़ यही आप लोग को क्या बताएं हम, चिल्ड्रन में ये हो जाएगा 18% हेड, ये 9%, एंटीरियर टॉर्सो 18%, पोस्टीरियर टॉर्सो 18%, ये 14%, ये 14%। जेनिटल इसमें नहीं देते हैं। ये है किसके लिए, तो ये है चिल्ड्रन के लिए। इसको भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्ड्रन में हम लोग उसके हेड को कितना देते हैं, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कितना मार्किंग करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि चिल्ड्रन में करते हैं 18%। उसके हैंड को कितना करते हैं, तो सेम एडल्ट की तरह करते हैं। चिल्ड्रन में रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग, काउंटिंग नहीं करते हैं, तो जेनिटल ऑर्गन के, चिल्ड्रन के जो जेनिटल ऑर्गन है उसको काउंटिंग नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि जो रूल ऑफ 9 है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 9% हेड एंड नेक को है। उसके बाद बात कर लिए हम लोग कि ये जो 9% है राइट हैंड है, वो 9% लेफ्ट हैंड का है। 18% एंटीरियर टॉर्सो मतलब आगे वाले हिस्सा का, ये 18% है पीछे वाले हिस्सा का, पोस्टीरियर टॉर्सो जिसको बोलते हैं। ये 18% है एक साइड के लेग का, ये 18% है दूसरे साइड के लेग का, 1% है जेनिटल ऑर्गन का। सेम है, ये किसके लिए है, इसको लिख लीजिएगा, ये चिल्ड्रन के लिए है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये किसके लिए है, तो बोलेंगे चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। ये है रूल ऑफ 9 जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इससे हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, इससे ये इंक्लूड करेंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया से कि जो कितना % बर्न हुआ है, उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसको बर्न माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। तो इससे हम लोग क्या चीज़ का पता करेंगे कि बर्न माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है, या फिर सीवियर कंडीशन है उसका। माइल्ड बोलेंगे जब पार्शियल थिकनेस बर्न, याद रखना 10% तक हो गया या फिर उससे कम होगा। 15% पार्शियल थिकनेस बर्न 15% तक होगा, तो 15% से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, माइल्ड बर्न है। और जो मॉडरेट बर्न बात करें तो मॉडरेट में होगा कि 15 से 25% बर्न है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट बर्न। पार्शियल थिकनेस की बात करें और सीवियर बोलेंगे मोर देन 25% है तो बोलेंगे सीवियर बर्न। इसको ही याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये ना पूछकर एक और पूछा जाता है, ये हम पार्शियल का बताएं। फुल थिकनेस की बात करें तो फुल थिकनेस इसमें 10% से कम होगा तो बोलेंगे कि मॉडरेट है। ये 10% किसका है, फुल थिकनेस बर्न को बता रहे हैं। बर्न का उसमें बताए थे ना, पार्शियल मतलब कि
इपिडर्मिस और डर्मिस सिर्फ होगा, उसको बोलते हैं पार्शियल। और इपिडर्मिस डर्मिस के साथ सबकुटेनियस टिश्यू का आ जाएगा, सबकुटेनियस लेयर, उसको बोलते हैं फुल थिकनेस। तो वो वैसा बर्न में 10% से कम होना चाहिए, और 10% से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवियर फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न, थिकनेस बर्न। 10% से ज़्यादा आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, सीवियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो कि क्वेश्चन बन सकता है कुछ भी बनने का, कि कोई पेशेंट आया है हॉस्पिटल में जिसका फुल थिकनेस बर्न मोर देन 15% है, फुल थिकनेस बर्न मोर देन 15% है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी सीवियर है उसका कंडीशन। इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ बर्न। ट्रिपल आर को बताएंगे डिटेल में आप लोग, तो लिख लीजिएगा मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। मैनेजमेंट में फर्स्ट आर का मतलब होता है रिसक्सिटेटिव फेज, रिसक्सिटेटिव फेज। रिसक्सिटेटिव का मतलब होता है कि उसको पेशेंट में क्या उसको नीड है, नीड के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी बेस्ड नीड के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। रिसक्सिटेटिव फेज स्टार्ट कहाँ से होता है, तो लिख लीजिएगा कि दिस फेज इज स्टार्टेड फ्रॉम, लिखेंगे कि दिस इज started from burn टाइम। बर्न जो पेशेंट हुआ वहाँ से ये पेज स्टार्ट होगा, और इंड कब होगा, एंड इंड विथ 24 to 48 आवर्स आफ्टर बर्न, आफ्टर बर्न। बर्न जो खत्म होने वाला रहेगा 24 से 48 घंटा टाइम हो जाएगा बर्न हुए पेशेंट को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसक्सिटेटिव फेज। अब इस फेज में मेजर कंसर्न क्या रहता है, इसको हम लोग जानेंगे कि मेजर कंसर्न की बात करें तो इसको हम लोग जानेंगे कि ABC चेक करते हैं पेशेंट का। ABC, ए का मतलब एयरवे, एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन चेक करते हैं पेशेंट का। एक चीज़ और याद रखिएगा कि रिसक्सिटेटिव फेज को हम लोग बोलते हैं इमरजेंट फेज, इमरजेंट फेज, इमरजेंट फेज। इमरजेंट का मतलब क्या होता है कि एकदम जरूरी। दो शब्द होता है, एक होता है इमरजेंट और एक होता है अर्जेंट। इमरजेंट और अर्जेंट में डिफरेंट बस सिंपल सा ये है कि इमरजेंट मतलब इमरजेंसी है, और अर्जेंट का मतलब होता है कि वी कैन टॉलरेट। इसको हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, इसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिसको बोलते हैं अर्जेंट। क्योंकि हम लोग कहीं पर मान लो कि टीचर को एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो बोलते हैं कि सर अर्जेंट वर्क है। अर्जेंट का मतलब कि आप छुट्टी देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो मेरा काम घर वाला या फिर किसी न किसी के चलते हो जाएगा, कोई ना कोई कर देगा। और इमरजेंट का मतलब होगा कि सर छुट्टी नहीं देंगे तो हमारा प्राण ये चल जाएगा, हम ये मर जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी है। इस सिचुएशन को बोलते हैं इमरजेंसी और अर्जेंसी, अर्जेंट। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अब एयरवे में हम लोग क्या कंसर्न करेंगे कि पेशेंट का एयरवे कोशिश करेंगे कि उसका जो एयरवे है वो क्लियर है ना, एयरवे में कहीं पर भी दिक्कत नहीं ना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको लिख लीजिएगा एयरवे में कि पेशेंट का यदि बर्न हुआ रहेगा, बर्न रहेगा फेस, फेस या फिर नेक या फिर चेस्ट, तो इससे पता चलेगा कि उसका एयरवे पाथवे जो है, पैसेज है, वो जरूर इसमें शामिल हुआ होगा, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हुआ होगा। ये ऑर्गन्स यदि इंक्लूड है तो फेस, नेक और चेस्ट एरिया। सेकेंड, हम लोग इससे क्या और कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट का ये चीज़ है, तो इससे क्लाइंट जो है क्लोज स्पेस में है, क्लोज स्पेस। क्लाइंट रहेगा कहाँ पर, क्लाइंट मतलब पेशेंट कहाँ पर रहेगा, क्लोज स्पेस, क्लोज स्पेस। जैसे अभी मान लो कि हम सिंपल एग्जांपल अपने पर दे रहे हैं कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं सिंपल सा एक रूम में बना रहे हैं, तो जहाँ पर हमको बर्न हो जाता है, और बाहर का हम गेट बंद करके बना रहे हैं भैया, तो दिक्कत क्या होगा कि हम सफोकेट होंगे यहीं पर, जिसकी वजह से मेरा पूरा मुंह पर धुआं जम जाएगा, बिना करीका पोतले करीका हो जाएगा, मुंह मेरा काला हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइंड फेस हो जाएगा।
फेस पर क्या हो जाएगा, लगेगा कि कोई करिका पोत दिया है क्लोज स्पेस में। या फिर यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि प्रेजेंट किस चीज़ का होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ये क्या चीज़ को इंडिकेट करेगा, तो ये इंडिकेट करेगा कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे में कुछ भी दिक्कत है। ये हम लोग इस मेथड के थ्रू, इस तरीके के थ्रू एयरवे को असिस्ट करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी नोट सेट 8 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं उसमें होता है हाइपर कैलेमिया। क्या होता है, हाइपर कैलेमिया होता है। क्योंकि आगे मान लो कि हम भी भाई इंसान है, भूल सकते हैं, नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड चीज़ होता है कि बर्न जो कंडीशन है इसमें एसिडोसिस होता है। क्या होता है, एसिडोसिस, आइदर एसिडोसिस आइदर रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, या तो रेस्पिरेटरी हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक दोनों ऑप्शन में है तो मेटाबॉलिक मार टिक कर दीजिएगा, मार दीजिएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस बर्न में। सेकेंड चीज़ आप लोग को बताया था कि बर्न वाले पेशेंट में कौन से विटामिन की कमी होता है, तो विटामिन डी, क्योंकि स्किन विटामिन डी का सिंथेसिस में हेल्प करता है और स्किन नहीं रहेगा तो विटामिन डी का कमी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, विटामिन डी कमी हो जाएगा बर्न वाले पेशेंट में। ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में याद रखेंगे हम लोग कि पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जाएगा। हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया का मतलब कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। और हाइपोवोलेमिया की वजह से कई सारे कंडीशन और साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा हम लोग को। जैसे डिक्रीज होगा, क्या क्या डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और इंक्रीज क्या होगा, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। सेंट्रल वेनस प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल याद रखिएगा सेंट्रल वेनस प्रेशर 3 से 8 mm/Hg में होता है और 8 से 12 सेंटीमीटर H2O में होता है नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर। क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाए तो इसको भी आप लोग टिक कर दीजिएगा कि सेंट्रल वेनस प्रेशर सेंटीमीटर H2O में पूछे तो बोलेंगे 8 से 12 होता है और mm/Hg में पूछे तो 3 से 8 mm/Hg होता है। ये जो सिम्टम्स है किसका है, हाइपोवोलेमिया को, तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। अब हाइपोवोलेमिया का ट्रीट या फिर बोले तो रिसक्सिटेटिव फेज का ट्रीटमेंट एक ही होता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, रिसक्सिटेटिव फेज का लिख लीजिएगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। पेशेंट को फ्लूइड क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। और फ्लूइड ऑफ चॉइस अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बर्न टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बर्न वाले पेशेंट को कौन से फ्लूइड देते हैं, तो देते हैं RL, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंगर लैक्टेट। और रिंगर लैक्टेट का दूसरा नाम होता है हटमन सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, हटमन सॉल्यूशन बोलते हैं, हटमन सॉल्यूशन इसी को बोला जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि हटमन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो रिंगर लैक्टेट को बोला जाता है। ये देते हैं बर्न वाले पेशेंट में। कोई ये भी पूछ दे कि क्यों देते हैं, तो बोलेंगे कि हटमन सॉल्यूशन रिंगर लैक्टेट ही सिर्फ फ्लूइड ऑफ चॉइस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं जो कि बर्न वाले पेशेंट में बेसिक बर्न होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट का नुकसान हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। और उस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम लोग देते हैं बर्न वाले पेशेंट में RL सॉल्यूशन, जिसको हटमन सॉल्यूशन भी बोला जाता है। देते हैं किस मेथड के थ्रू, तो याद रखिएगा पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू देते हैं। अब ये फार्मूला क्या होता है, तो होता है 4 ml गुना बॉडी वेट रहेगा kg में और गुना होगा TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया रहेगा, जिसको बोलते हैं पार्कलैंड फार्मूला।
या तो एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा कि क्या होता है पार्कलैंड फार्मूला, या फिर बोलेगा कि पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू हमको कैलकुलेट करके बताओ कि कोई पेशेंट है जिसका वेट तो पेशेंट आएगा तो कर लेंगे, तो किए तो आया कि पेशेंट का वेट है 50 kg, वेट कितना है 50 kg, और उसका बावां हाथ पूरा जल गया, बावां हाथ मतलब लेफ्ट साइड का हैंड जो है पूरा जल गया, मतलब कि 9% जल गया है। अब तुम हमको कैलकुलेट करके ये बताओ कि इस पेशेंट को हम लोग कितना फ्लूइड चढ़ाएंगे पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू। सिंपल फार्मूला में हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। 4 ml, जहाँ पर हम लिख रहे हैं 4 ml, तो 4 ml जो कहते हैं रहेगा 4 ml गुना वेट पेशेंट का कितना बोले हैं 50 kg, तो लिखेंगे 50 kg, 50 गुना टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है तो 9%, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, गुना करो तो 4 ml गुना 9 × 45 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अब इसको फिर गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 के 0, 5 के 20 के 0, 16, 17 और 18, 1800 हो जाएगा। 1800 ml पेशेंट को क्या देंगे, फ्लूइड देंगे। लेकिन एक और ताजुब की बात है कि पार्कलैंड फार्मूला में जो फ्लूइड हम देंगे पेशेंट को 1800 ml, ये 24 घंटा में देते हैं। कितने देते हैं, 24 घंटा में, और इस 24 घंटा को भी 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। ये भी नोट सेट का क्वेश्चन है, 2 भाग में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 8 आवर्स और सेकेंड 16 आवर्स, और 16 आवर्स को 2 में कर देंगे, 8 घंटा और 8 घंटा। शुरू के जब 8 घंटा में पेशेंट को देंगे ना तो 50% फ्लूइडवा दे देंगे, मतलब कि 1800 कर दिया, कितना होगा 900 ml फ्लूइड पेशेंट को स्टार्टिंग के 8 घंटे में एकदम हरा चढ़ा देंगे पेशेंट को बिना कोई गलती किए हुए, और जो लास्ट के 16 घंटा होगा इसमें 50% देंगे, मतलब कि 25% है 8 घंटा में, अब 25% है 8 घंटा में, तो इसमें कितना देंगे 450 ml और 450 ml। क्वेश्चन ये पूछा था, अभी क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं कि कोई बर्न, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है इसलिए हम आप लोग को एग्जांपल में दिए कि एक बर्न का पेशेंट है जिसका लेफ्ट हैंड जला हुआ है, उसका वेट है 50 kg, तो आप लोग हमको कैलकुलेट करके ये बताइए कि उस पेशेंट को लास्ट 8 आवर्स में कितना फ्लूइड देंगे। लास्ट 8 आवर्स का मतलब कि ये पूछ रहा है कि 16 घंटा में 2 भाग जब डिवाइड किए तो लास्ट के 8 घंटे में कितना देंगे, तो 450 ml फ्लूइड देंगे। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं बर्न वाले पेशेंट से, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का हो गया रिसक्सिटेटिव फेज। रिसक्सिटेटिव फेज में पार्कलैंड फार्मूला होता है और एक होता है ब्रूक फार्मूला, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रूक फार्मूला बस ये 4 ml के जगह 2 ml कर देंगे, 2 ml जिसको बोलते हैं ब्रूक फार्मूला, ब्रूक्स फार्मूला, बस 4 ml के जगह 2 ml रहता है, और बाकी सभी चीज़ें क्या रहती है तो सेम रहती है। ये है हम लोग का बर्न। सेकेंड चीज़, अब इसमें हम लोग जो थोड़ा इसमें बोलेंगे, याद रखिएगा कि थेराप्यूटिक इफेक्ट कैसे चेक करेंगे। पेशेंट को फ्लूइड दे दिए हम लोग, थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब पेशेंट मेरा जो फ्लूइड दिए उसके वजह से उसको बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको किस तरीके से हम लोग असिस्ट करेंगे। तो असिस्मेंट का बेस्ट मेथड होता है यूरिन आउटपुट, जो कैथेटर पेशेंट को लगाए हैं उसका यूरिन आउटपुट देखेंगे इंक्रीज हुआ है कि नहीं, हार्ट रेट जो बड़ा था वो नॉर्मल होना चाहिए, सेंट्रल वेनस प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, और बीपी उसका नॉर्मल आना चाहिए। यदि फ्लूइड दिए हैं तो पेशेंट का बीपी क्या आएगा, नॉर्मल आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए पेशेंट में। उसके बाद हम लोग जानते हैं फर्स्ट आर हो गया रिसक्सिटेटिव फेज, सेकेंड आर होता है रिमोबिलाइजेशन फेज। लिख लेंगे आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाकर इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। सेकेंड जहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीमोबिलाइजेशन फेज, जिसमें पेशेंट के 4 चीज़ों को हम लोग ध्यान में देते हैं और उसी का मैनेजमेंट करते हैं। रीमोबिलाइजेशन फेज लिखिएगा। सेकेंड आर का मतलब क्या आप लोग को बताएं, रीमोबिलाइजेशन फेज। रीमोबिलाइजेशन फेज में 4 चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट चीज़ रखते हैं पेशेंट किस चीज़ में जाएगा, तो हाइपरवोलेमिया में जाएगा। हाइपरवोलेमिया, फ्लूइड वॉल्यूम पहले तो कम था, फ्लूइड इतना दे दिया कि हाइपरवोलेमिया हो जाएगा, या फिर उसमें हाइपोकेलेमिया होगा। अभी तो आप बताएं कि हाइपरकेलेमिया होता है, फ्लूइड ज़्यादा देने की वजह से हो गया। थर्ड, पेशेंट में पेन रहेगा, पेन दर्द होगा, और रिस्क रहेगा इन्फेक्शन
इन्फेक्शन के रिस्क रहेगा। ये होता है रिसक्सिटेटिव फेज, सॉरी रिमोबिलाइजेशन फेज। रिमोबिलाइजेशन फेज में क्या होगा, हाइपरवोलेमिया होगा। हाइपरवोलेमिया हम लोग असीस कैसे करेंगे, तो लंग्स साउंड सुनते हैं, लंग्स के साउंड सुनेंगे जो कि हाइपरवोलेमिया में क्रेकल आएगा, क्रेकल लंग्स साउंड देखने को मिलता है हाइपरवोलेमिया में। हाइपोवोलेमिया हाइपोकेलेमिया होगा, पोटेशियम लेवल कम होगा, उस कंडीशन में ईसीजी जो होगा उसको देखेंगे। ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो फ्लैट या फिर इन्वर्स टी वेव होगा, इन्वर्स टी वेव होगा, और प्रोमिनेंट होगा यू वेव। यू वेव क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये किस चीज़ का है, तो रिमोबिलाइजेशन फेज में होता है। रिमोबिलाइजेशन फेज पेन है तो पेन में आईवी देते हैं हम लोग, आईवी देंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक किसे देंगे, आईवी देंगे एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। और इन्फेक्शन से एंटीबायोटिक पेशेंट को चलेगा। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस बहुत होता है, तो न्यूट्रिशन हमेशा इस वाले पेशेंट को टीपीएन देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन के थ्रू दिया जाता है पेशेंट को न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। थर्ड आर का मतलब लिख लीजिएगा यहाँ पर, रिहेबिलिटेटिव फेज। रिहेबिलिटेटिव फेज, रिहेबिलिटेटिव फेज सिंपल है कि पेशेंट को इंकरेज करेंगे पोस्ट बर्न के बाद, क्योंकि उसका चेहरा बहुत खराब हो चुका रहेगा, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, स्पिरिचुअल देंगे, उसको मतलब मोटिवेट करेंगे कि फर्दर लाइफ के लिए कैसे तुमको जीना है। ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा खराब हो गया, अभी ऐसा दिन नहीं होगा, ये ऐसा पेशेंट को नहीं करना है। उसको इंकरेजमेंट करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड पेशेंट को डेवलप करना है अपने बातों के थ्रू बता करके, और उसको रीओरिएंटेशन करेंगे, सभी चीज़ों से बताएंगे कि आप लोग आपको ऐसे करना है। ये हो गया हम लोग का बर्न। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि फर्स्ट एड क्या होगा बर्न वाले पेशेंट में, तो फर्स्ट एड में लिख लीजिएगा जो भी कंडीशंस को बोलते हैं, जो भी टर्म्स को बोल रहे हैं। फर्स्ट एड में फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि पेशेंट को साइड सेफ्टी, जहाँ पर बर्निंग हो रहा है वहाँ से दूसरी जगह ले जाएंगे। सेकेंड कि पेशेंट पर पानी डालो। सेकेंड क्या रहेगा कि वाटर डालेंगे पेशेंट पर। थर्ड क्या होगा कि बर्न वाले पेशेंट में उसका ज्वेलरी जो भी गहना गुड़िया है, अंगूठी जो भी पहना है उसको निकाल देंगे, ताकि वहाँ से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मिनिमम हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद बाकी सब है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, बाकी सभी चीज़ें है ये बर्न वाले पेशेंट में। यह हो गया हम लोग का बर्न से रिलेटेड वीडियो। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। बर्न में हम लोग पढ़ें बर्न का डिफिनेशन क्या होता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस बर्न क्या होता है, रिंगल लैक्टेंट का दूसरा नाम क्या होता है, पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, ब्रुक्स फार्मूला क्या होता है, लर्न्स एंड ब्राउनर फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग जाने रूल ऑफ 9 क्या होता है। उसके बाद जाने हम लोग की ग्राफ्टिंग क्या होता है, हेटेरोग्राफ्ट क्या होता है, एलोग्राफ्ट क्या होता है, जीनोग्राफ्ट क्या होता है, आइसोग्राफ्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग जाने ट्रिपल आर रिसक्सिटेटिव फेज के बारे में जाने, रिमोबिलाइजेशन फेज के बारे में जाने, और रिहेबिलिटेटिव फेज के बारे में जाने। बर्न जो होता है उसमें एसिडोसिस होता है, आइदर मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, और हाइपरकेलेमिया कंडीशन देखने को मिलता है बर्न वाले पेशेंट में। याद रखिएगा सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट कैसे चेक करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का तो इंक्रीज हो जाएगा। यूरिन आउटपुट पेशेंट का सेंट्रल वेनस प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, बीपी नॉर्मल होने लगेगा, हार्ट रेट नॉर्मल होने लगेगा। तो ये चीज़ें जो ये कंडीशंस है ये शो करेगा कि पेशेंट जो है उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी जो एक वर्क कर रहा है उसमें जो उसका कंडीशंस है, कंडीशंस को डिजल्व कर रहा है, कंडीशन उसका ठीक हो रहा है। ये हम लोग का हो गया बर्न से रिलेटेड वीडियो। हम अपने तरफ से पूरा 100% अपना दिए हैं कि बर्न आप लोग को टोटली जितना भी अभी तक क्वेश्चन बने थे या फिर बर्न जितना भी हम डिटेल में पढ़े थे आप लोग को समझाने की पूरा प्रयास किए हैं। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी बर्न वाले टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।